अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा के व्यूअर्स, आज एक हम इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत से इस टॉपिक को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे सवालात थे आपके। मैं जहाँ भी जाता था मुझसे ये सवाल होते थे कि ये क्या होता है। तो आज का टॉपिक है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है 1881 का, उसके नीचे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो निगोशिएबल हैं और इन एग्ज़ाम में उन काइंड्स में क्या फ़र्क है। तो चलें शुरू करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे तीन किस्म के बुनियादी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिनको हम निगोशिएबल कह सकते हैं। अब इनमें पहला जो किस्म है वो हमारे इस कानून के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, जिसको हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं। प्रोमिसरी नोट या जिसको हम प्रोनोट भी कहते हैं, हरफ आम में प्रोनोट भी कहते हैं हमारे माशरे में। तो ये क्या है? प्रोमिसरी नोट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है या वो इंस्ट्रूमेंट है जो अनकंडीशनल प्रॉमिस करेगा, जिसमें आप अनकंडीशनल प्रॉमिस करते हैं, गैर मशरूत। याद रखें, जिसमें किसी शर्त का अगर होना होगा, शर्त होगा, तो वो प्रोनोट या प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन में नहीं आ सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप प्रॉमिस करें वो अनकंडीशनल होगा। यानी आपको मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, लेकिन ये मिसाल वाहिद मिसाल नहीं है प्रोमिसरी नोट की, जो कि हमारे माशरे में इस हवाले से भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग ये समझते हैं कि ये जो प्रोमिसरी नोट है ये इसीलिए सिर्फ मुख्तस है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं होता। यानी एक मिसाल ये है कि अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया है, मिसाल के तौर पर आपने किसी शख्स से 2 लाख रुपए का कर्ज़ा लिया हुआ है और वो शख्स आपको कहता है कि देखें, मैं आपको कर्ज़ा तो देता हूँ, लेकिन मुझे आप कोई ऐसा तसल्ली दें कि कल को आप ये कर्ज़ा जब मैं आपसे तलब करूँ तो वो आप पे करें। तो उसके लिए आप उनसे कहते हैं कि चलें ठीक है, आए हम एक दस्तावेज़ लिखते हैं। मैं आपको अनकंडीशनल लिख देता हूं कि जब भी आपको ये कर्ज़ा चाहिए होगा तो मैं आपको देने का पाबंद हूँगा। तो फिर उसमें आप जो है उनको लिख के देते हैं, उनका इस पे दस्तखत नहीं होता है। जो कर्ज़ा आपको दे रहा है, जो पेमेंट आपको कर रहा है, उसके दस्तखत इसके ऊपर नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के दस्तखत इसके ऊपर होते हैं। आप लिखते हैं तहरीर या आप के लिए कोई अराइज़ नवीस लिखता है, उसके ऊपर आप दस्तखत करते हैं, आप ये इंडोर्समेंट देते हैं उसको कि ये हवाले है हो गया आपके। बस अब आप तसल्ली रखें, आप 2 लाख रुपए ले लेते हैं और तसल्ली उसको देते हैं कि ये आपकी मेरी इंडोर्समेंट है, आप जब भी चाहेंगे मैं आपको गैर मशरूत तौर पे देने का पाबंद हूँगा ये 2 लाख रुपए। तो इसमें इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। इसके 2 पार्टीज़ होती हैं। एक को हम जो आप लिख के दे रहे हैं, जिसको पेमेंट हो गई है, यानी आपको पेमेंट हो गई है, आपको 2 लाख मिल गए हैं, आपने 2 लाख कर्ज़े पे वसूल कर लिए हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट के, इस डॉक्यूमेंट के आप जो होंगे, आप मेकर हैं, आपको मेकर कहा जाएगा कानून में। और जो आप जिसको पेमेंट उसमें लिख के दे रहे हैं कि फ़लाँ शख्स को ये पेमेंट मैं करने का पाबंद हूँगा, तो वो जो शख्स होगा, यानी जिसने आपको कर्ज़ा दिया और कल को आप उसके कर्ज़ा पे करेंगे जिसको, तो वो आपका पेई हो गया। पेई, PAYEE। तो आप मेकर हुए इस डॉक्यूमेंट के। इसमें जो मेकर है वो देने वाला होगा, पेई जो होगा वो वसूल करने वाला होगा। तो ये थी प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आपकी मुकम्मल हो गई। हाँ, इसके साथ एक अलहदा सफ़ेद कागज़ पे आप एक रसीद लिख सकते हैं। प्रोमिसरी नोट पे कोई गवाह नहीं होगा, प्रोमिसरी नोट पे पेई के दस्तखत नहीं होंगे, अंगूठे नहीं होंगे। इस पे सिर्फ मेकर का दस्तखत अंगूठा होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। और जो साथ में आप एक कानून में लिखा हुआ है कि आप इसके साथ एक दूसरा सफ़ेद कागज़ पे ये लिख सकते हैं याददाश्त के लिए कि आज हमने एक प्रोमिसरी नोट लिखा है। उस पे मेकर और पेई दोनों के दस्तखत हो सकते हैं और उस पे 2 गवाहान भी आप डाल सकते हैं। तो ये थी आपकी प्रोमिसरी नोट या प्रोनोट। तो बेहतरीन डॉक्यूमेंट है प्रोनोट। और दूसरा जो हमारे पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के नीचे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज।
तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की भी वजाहत करता चलूँ। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से। प्रोनोट शायद थोड़ा बहुत अक्सर लोगों को मालूमात हों, बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से बहुत ही रेयर लोगों को मालूमात हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को या उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कि जिसमें आप तीन पार्टीज़ होती हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं अक्सर बिल ऑफ एक्सचेंज को, चूँकि ये टॉपिक लोगों ने बहुत कम सुना हुआ है, तो मैं एक मिसाल दे के समझाता हूँ। आज मैं आपको वो वाली मिसाल देता हूँ जो मैं अमूमन देता हूँ। बिलफ़र्ज़ ऐसा समझ लें कि आप एक सेलर हैं, आप एक होलसेल शॉप चलाते हैं स्टेशनरी की। तो वो जो स्टेशनरी की शॉप आपकी है, उस पे बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी कॉपीज़ हैं, रजिस्टर्स हैं, पेन्स हैं, जो आपके स्टेशनरी के आइटम्स हैं, वो तमाम आपकी किताब में हो, आपकी शॉप में हैं, होलसेल शॉप में। अब एक बायर आता है आपके पास, चूँकि आप सेलर हैं, एक बायर आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि मुझे आप 2 लाख की स्टेशनरी दें जिसमें इतने बुक्स हों, इतनी कॉपीज़ हों, इतने पेन्स हों, इतने रबर्स हों, इतने ये हों। तो ये आपसे वो लेता है और आप उसको, ये आपका और उसके माबैन ये सौदा होता है। लेकिन वो आखिर में आके आपको ये कहता है कि चूँकि मेरे पास 2 लाख रुपए एडवांस नहीं है, तो फिर आप क्या मुझे ये सामान 2 लाख का उधार पे दे सकते हैं। और फिर वो कहता है आपको, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें उधार पे तो दे दूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि कल को आप इसकी पेमेंट मुझे किस तरह करेंगे। यानी अब मेरे पास आपकी क्या तसल्ली हो कि कल को आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो ऐसी सूरत में आप उनको कहते हैं कि ठीक है, हम बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं कि जिसमें आपको मैं ये रिटर्न देता हूँ कि कल को मैं आपको ये पेमेंट करूँगा। अब ये याद रखें कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अनकंडीशनल होगा, ये भी कंडीशन के साथ नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है, पहले ये कंडीशन थोड़ी सी समझा दूं। कंडीशन से मुराद मेरा ये होता है शर्त के मुराद से, कि अगर बिलफर्ज आप ये शर्त लगा दें कि अगर बिलफर्ज मुझे अगर इस स्टेशनरी जो मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ इसमें प्रॉफिट होगा तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, अगर ये मुझे सारा नुकसान हुआ तो आप मुझसे इसकी पेमेंट नहीं लेंगे। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। प्रोमिसरी नोट की कंडीशन क्या है? प्रोमिसरी नोट की कंडीशन ये है कि 2 लाख रुपए मैं आपसे कर्ज ले रहा हूँ, ये मुझे मिसाल के तौर पर उनके घर में कोई बीमार है उस पे लगाने हैं। अगर वो शख्स रिकवर होता है तो मैं दूंगा आपको, नहीं रिकवर होता तो फिर नहीं दूंगा। इस तरह की कोई उस पे आप शर्त लगाते हैं तो फिर ये ना प्रोमिसरी नोट रहेगा, ना बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर कल को बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ वापस आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में फिर आप क्या करते हैं कि बेसिकली वो जो बायर है वो उनसे ये कहता है कि आए इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं। तो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें फ़र्क है प्रोमिसरी नोट से। इसमें क्या करते हैं, सेलर लिखता है, वहाँ पे तो जो ले रहा है उससे पेमेंट वो लिख के वो मेकर है। इसमें आपका जो मेकर होगा वो सेलर होगा, वो जो देने वाला है वो सेलर जो होगा उसका मेकर होगा। उसके नीचे जो होगा वो उस पे साइन करेगा और इसमें एक डेट मुकर्रर की जाएगी कि मिसाल के तौर पर 2 माह बाद ये जो 2 लाख रुपए हैं आप मुझे पेमेंट करने के पाबंद होंगे। और फिर इस पे आप जो मेकर है, सेलर है, जो किताबें बेचने वाला है, वो इसके ऊपर साइन करेगा। और फिर उसके बाद जो शख्स बायर है वो उसके नीचे साइन अपने कर देगा एज एन इंडोर्समेंट कि ठीक है, ये मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स कर रहा हूँ, ये मैं आपको देने के पाबंद हूँ। जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा, आपने साइन किया, उसके नीचे ये मेरे साइन हुए, मैं ये चीज़ें देने का आपको पाबंद हूँ। तो ये हुआ क्या, ये आपका हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, फिर इस डॉक्यूमेंट में एक तीसरी चीज़ भी जो लिखने वाला है वो ये लिखेगा कि बेसिकली मैं आपसे ये चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन ये जो दे रहा हूँ, सेलर आपको बताएगा कि मैं आपको ये चीज़ें पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन याद रखें कि चूँकि पेमेंट तो मैं कर रहा हूँ, ये सेलर की मर्ज़ी है कि अगर अब वो समझता है कि पेमेंट मुझे करें
तो वो इसमें ये लिखेगा कि 2 माह बाद आप इसकी पेमेंट जो है मैं जब भी चाहूँ तो आपने मुझे देनी है। लेकिन अगर वो ये समझता है कि मेरे पीछे सेलर जो है, चूँकि उसने भी कहीं से परचेज़ किए हैं या कहीं से और किसी का उधार है उसके ऊपर, तो वो इस डॉक्यूमेंट में ये लिख सकता है कि ये जो पेमेंट है 2 लाख रुपए की आप 2 माह बाद फ़लाँ शख्स को देंगे। तो वो जो मेकर जो है या सेलर जो है जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है, तो वो लिखने के अंदर वो उस फलां शख्स का नाम भी लिखेगा कि आपने ये पेमेंट उसको करनी है। वो जो बायर है जिसने आपसे ले रहा है स्टेशनरी, वो उसके पे साइन कर देगा नीचे एज एन इंडोर्समेंट कि ठीक है, मैं ये इंडोर्स करता हूँ कि मैं आपकी ये पेमेंट मानता हूँ और उसको मैंने ये करनी है। तो अब इसमें आपके 3 पार्टीज़ हो गए। जो पहला है, जो सेलर है, जो इसका मेकर है, वो बेसिकली उसको हम कानून में ड्रायर कहते हैं, ड्रायर। और जो ड्रायर DRAWER ड्रायर, जिसको हम ड्रायर कहते हैं, जो जिसको हम ड्रार भी कहते हैं, आप के इंग्लिश लेक्सिकन का जो भी आप उसको वो दे, ड्रार कहते हैं, ड्रायर कहते हैं। तो एक ये हुआ आपका। और दूसरा जो है आपका, उसमें जो शख्स आपको पेमेंट करने का, वो जो बायर है जो कहता है मैं पाबंद हूँ, वो इस इंस्ट्रूमेंट का ड्राई हुआ, DRAWEE, जो पेमेंट कल को करेगा उसको हम कहेंगे ड्राई। और जो जिस शख्स को पेमेंट की जाएगी कल को, चाहे वो मेकर खुद है यानी उसका ड्रार है, या उसका कोई और शख्स उसने कहा हुआ है सेलर ने कि आपने फ़लाँ शख्स को इसकी पेमेंट करनी है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो फ़लाँ शख्स है जो भी है वो होगा पे। जिस तरह प्रोमिसरी नोट में जिसको देना था वो पे ही था, यहाँ भी PAYE पे, यही शख्स जो होगा पे ही होगा जिसको आपने पेमेंट करनी है। तो 3 किस्म के इसके पार्टीज़ हैं। एक को हम मेकर या वो जो सेलर होगा मेकर या ड्रायर कहते हैं, दूसरा जो है वो ड्राई है जिसने ये पेमेंट करनी है, और तीसरा जो है वो है उसका पे। अब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फ़र्क है? प्रोमिसरी नोट बेसिकली उसका 2 पार्टीज़ हैं, एक मेकर है, एक उसका पे है। बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोमिसरी नोट के 2 हो गए ना जी, और बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 हो गए, एक उसका ड्राई है, एक उसका ड्रायर है, एक ड्राई है और एक उसका पे है। अच्छा, ये 2 और ये 3। अब दूसरा फ़र्क क्या हुआ? इसमें जो मेकर है उसने बेसिकली पेमेंट करनी है, वो उसने अभी फ़िलहाल कर्ज़ा ले लिया है, कल को उसने पेमेंट करनी है और पे को करनी है। यहाँ जो ड्रायर है, ड्रायर यानी मेकर जो है, उसने पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट ड्राई ने करनी है। ये तो सेलर हुआ ना, बायर ने कल को पेमेंट करनी है। तो ये दूसरा फ़र्क हुआ। तीसरा जो फ़र्क होगा प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होगा, यानी जो मेकर है, जो कर्ज इसने ले लिया है और उसने पे को देना है, वो ये लिख के देगा कि मैं आपको आपके मुतालबे पर ये अदा करूँगा। तो ये इंदुल तलब जो होगा ये प्रॉमिस करता है। यहाँ पे जो मेकर होगा वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको दूंगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में जो आपके पास मेकर है वो बेसिकली तो पेमेंट कर रहा है, वो तो प्रॉमिस नहीं करेगा, प्रॉमिस तो ड्राई ने करना है कि वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो मेकर है उसने ऑर्डर करना है। तो यहाँ का मेकर प्रॉमिस कर रहा है, यहाँ का मेकर ऑर्डर कर रहा है। प्रोमिसरी नोट का मेकर प्रॉमिस करता है कि मैं दूंगा, यहाँ का मेकर जो होगा वो सेलर उसको ऑर्डर करता है कि फलां शख्स को आपने आपने पेमेंट करनी है। जिसमें से एक और फ़र्क मैं आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़र्क जो है वो आपको ये बता दूँ चलते चलते, कि वो ये है कि प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में फ़र्क ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप कभी भी, अक्सर कुछ बैंक्स इतने ऐसे हैं हमारे मुल्क में कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज उन बैंक को जाके बेच सकते हैं। बिलफर्ज सेलर जो है उसको 2 महीने से पहले पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो ये समझता है कि ये पेमेंट मुझे, अब वो तो 2 महीने मैंने उसमें टाइम लिखा हुआ है, तो वो जाके बैंक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो रखवा के उसको कहता है कि ये लें जी 2 लाख रुपए मुझे पैसे चाहिए और ये आप बिल ऑफ एक्सचेंज रख लें, तो ये आप उनसे फिर वसूल कर लें। क्योंकि वो बैंक्स हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इदारे हैं, तो
तो बैंक क्या करता है कि उसमें अपना एक मार्जिन रखता है। वो मार्जिन उसका 5% भी हो सकता है, 4%, 7%, 10%, जो भी उस बैंक का अपना मार्जिन है वो आपसे वो उस मार्जिन में ले लेते हैं। यानी 2 लाख पे अगर उसका मार्जिन है 5%, तो वो आप उसे 5% की कटौती करके आपसे 10,000 जो है 2 लाख पे 10,000 रुपये कम करके 1,90,000 आपको दे देते हैं। वो जो 10,000 रुपये हैं वो फिर कल को वो बैंक खुद वसूल करता है उससे। तो ये था वो 10,000 का जो है वो बैंक को फिर प्रॉफिट हो जाता है। आपको 1,90,000 नकद दे दिए जाते हैं, वो बैंक उससे यानी बैंक से जाते हैं 1,90,000, 2 माह बाद उसके पास आ जाते हैं 2 लाख रुपए। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ये फ़ायदा जो प्रोमिसरी नोट में नहीं है, और ये उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद जो एक और तीसरी किस्म है बिल उसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो इस कानून में सेक्शन 6 में है। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, और जो तीसरी किस्म है वो सेक्शन 6 में है, और जिसको हम चेक कहते हैं। चेक क्या है? चेक सुनते जाएं। बेसिकली चेक को भी सेक्शन 6 में बिल ऑफ एक्सचेंज ही कहा गया है। अब आपको बड़ी हैरानगी होगी कि चेक तो फिर अलहदा लिखा हुआ है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अलहदा है। बेसिकली चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में एज सच फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से इसको कानून में बिल ऑफ एक्सचेंज ही के उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो चेक क्यों लिखा है कि चेक में भी आपकी 3 पार्टीज़ होती हैं। एक चेक लिख के देने वाला, वो मेकर हुआ, जो आप जिसको देते हैं वो आप बेसिकली उसको जो आप शख्स है जिसने पेमेंट जिसको होनी है, आप डायरेक्ट उसका दूसरा फरीक जो है, मिसाल के तौर पर आप मिस्टर ए हैं, वो मिस्टर बी है, आपने मिस्टर बी के नाम का चेक उनको दे दिया, तो जो मिस्टर बी है वो आपका पे ही हुआ क्योंकि आप उसको पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पेमेंट करता है बैंक। तो उसमें जो पेमेंट करने वाला है, क्योंकि आपका अकाउंट उधर है, पेमेंट आपकी उधर है पड़ी हुई है बैंक के साथ, या क्रेडिट है, आपका क्रेडिट अकाउंट है उधर आपके पास, तो वो उसमें आपको क्रेडिट बैंक दे सकता है। तो उस सूरत हाल में जो बैंक होगा वो आपका ड्राई हुआ। तो यानी कहने का मकसद ये है कि वो तमाम 3 जो हैं, देने वाला, लिखने वाला एक, देने वाला और जिसको दिया जाता है वो तीसरा फरीक। तो ऐसी सूरत में चेक को इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में डाला गया है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा गया है। और इसके अलावा ये याद रखें कि जो मुख्तलिफ टी बिल्स हैं या हुंडीज़ वगैरह हैं, तो ये याद रखें कि वो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। आप ये या डिमांड ड्राफ्ट है, तो ये चीज़ें जो हैं आप जहन से निकाल लें कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यही 3 थी, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइंदा भी इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।